हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डिलेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे हिंदी का, जो बिल्कुल आपको न्यू सिलेबस पर दिया जा रहा है। अगर नहीं कवर किया ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लस में प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो जाइए आपसे उसे भी कवर कर लीजिए। पहले सबसे पहले इस सेट को कंप्लीट कीजिए आप सभी, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। टू द पॉइंट सारा चीज वहां आपको मिल जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि पद्मावत किसकी रचना है। चलिए आपसे बताइएगा पद्मावत किसकी रचना है। तो ये जयसी की रचना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में से अशुद्ध अंश कौन सा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, इसमें गलत जो हो जाएगा मैंने ही गलत होगा। यहां सही उचित क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहां पर मुझे का प्रयोग सही होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास होगा फ्रेंड। चलिए बताइएगा आप सभी, राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो आप सभी को क्या बताए हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहां कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसमें क्या है, पुत्र क्या है, उत्तर पद है, ध्यान रखिएगा, ये प्रधान है। क्लियर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, या तो इसमें अव्यय या उपसर्ग लगा रहता है, और तत्पुरुष में क्या होता है, या तो इसमें लास्ट में क्या होता है, प्रत्यय लगा रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। द्विगु समास में क्या होता है, जहां संख्यावाचक हो, जैसे कि तेराहा, चौराहा, सप्ताह, ये सभी क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां अपोजिट वर्ड हो, जैसे माता पिता, हाथ पांव, भात दाल, ये सभी में क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है में कर्म वाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है, खाने का कर्म कर रहा है। खा किसको रहा है, आम को। ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता, तो ये सभी क्या है, कर्म वाच्य का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तथा। तथा क्या है फ्रेंड, अव्यय शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अल्प विराम का सही चिन्ह क्या होगा। अल्प विराम का सही चिन्ह, क्योंकि विराम चिन्ह से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड। तो देखिए अल्प विराम जो हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसी भी समान शब्द को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मोहन और सीता, मोहन और सीता तो अलग अलग है ही, पर समान जब शब्द रहता है तो उसको अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। जब शब्द पूरा हो जाता है तो वहां पूर्ण विराम लगता है। अगला क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड। बदनामी होना हो जाता है नाक कटना मुहावरे का अर्थ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। हम सभी आम चाल भाषा में बोलते रहते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर, कि पढ़ा लिखा ना होना, उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। सोरठा, तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा, 11 मात्रा, और उसके द्वितीय और चौथे चरण में देखिएगा तो 13 का मात्राएं होती है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, शब्द अलंकार के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार और
विप्सा अलंकार। तो इसमें जो है शब्दा अलंकार नहीं होगा, वो आपका रूपक हो जाएगा। ये आपका शब्दा अलंकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका अर्था अलंकार होगा। क्लियर है? तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सभी क्या है? शब्दा अलंकार का उदाहरण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से दंतीय ध्वनि है। दंत से बोली जाने वाली ध्वनि क्या है? बोल के प्रयोग कर लीजिए, ख, च, न। न जो है ये दंत से बोली जाने वाली ध्वनि है, यानी कि त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह क्या है? दंत से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। त, थ, द, ध, न, यानी कि दंत से बोली जाती है। च वर्ग में जितना भी वर्ण आएगा वह तालु से बोली जाएगी, और क वर्ग में जितना भी आएगा वह कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें अघोष वर्ण जो हो जाएगा च होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। च और छ ये अघोष है, बाकी बात ये सभी क्या है? घोष वर्ण है। ज, झ, अढ़ ये क्या है? घोष वर्ण हो जाएंगे। यानी कि अक्षर का जो पहला, जैसे कि क वर्ग में देखिएगा तो क और ख क्या है? ये अघोष है, और बाकी बात जितना ग, घ, अंगा ये क्या है? घोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से च और छ ये क्या है? अघोष है। तो ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है फ्रेंड? तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुंदरता। सुंदरता आ गई, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, काव्य और चंद्र ये सभी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सागर। सागर बहुत गहरा है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आशा, आज्ञा, गरिमा ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो देखिए, गाय, बहन, लता ये सभी क्या है? एक वचन है, पर दर्शन जो है फ्रेंड ये बहुवचन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, गलती नहीं कीजिएगा। दर्शन आपका बहुवचन हो जाएगा। अगर गाय को बहुवचन कीजिएगा तो गायें हो जाएगा, बहुत सारे गाय। बहन का बहने हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम हो जाएगा यह, ध्यान रखिएगा, यह क्या है? सर्वनाम है। अगर सर्वनाम की बात किया जाए तो हिंदी में मूलतः सर्वनामों की संख्या जो है फ्रेंड 11 है। जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, तू हो गया, उसके बाद आप हो गया, उसके बाद यह हो गया, उसके बाद वह हो गया, उसके बाद जो हो गया, उसके बाद सो हो गया, उसके बाद कौन हो गया, उसके बाद कोई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कुछ हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी आपका सर्वनाम का संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण है। तो विशेषण जो है एक नया है, ध्यान रखिएगा। नया क्या है? विशेषण है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्दों को हम सभी विशेषण कहते हैं। जो कि गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को बताता हो उसे ही हम सभी विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह भूरी गाय है, इसके गुण को बता रहा है। यह आम खट्टा है, इसके दोष को बता रहा है। तो जहां पर गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि का विशेषता हो या विशेषता को बताता हो वहां विशेषण का प्रयोग होता है। सीता सो रही थी, वाक्य काल होगा। सीता सो रही थी यानी कि अपूर्ण भूत होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अपूर्ण भूत में क्या होता है? जिस शब्दों में यह पता चले कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, यह क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि संस्कृत का बदला हुआ रूप, जो अभी हम सभी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में होता है, संस्कृत का जो शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वो तत्सम शब्द होता है। तो गांव ये क्या है? तद्भव रूप है। क्लियर है? बाकी बात ये सभी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका ग्राहक, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सभी बाकी बात क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम देखिएगा तो गंधर्व होगा, गदहा का। गाय का देखिएगा तो गो होगा, संस्कृत में गो बोला जाता था। और घड़ा का देखिएगा तो घट हो जाएगा।
तो ये संस्कृत में बोला जाता था, जो अभी हिंदी में हम सभी ये प्रयोग करते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो सिंपल सा है, जल का पर्यायवाची समीर नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है। जबकि नीर, सलिल और अंबु ये सभी जल का पर्यायवाची है। अगला है जटिल का विलोम क्या होगा। जटिल का अर्थ क्या होता है, कठिन, और इसका विलोम हो जाएगा सरल। सरल मतलब होता है आसान। अगला है सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा मनोहर, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा सुंदर का जो पर्यायवाची होता है कलित, मंजूल, रुचिर, चारु, मनोहर, सुहावना, रमणीक, उत्कृष्ट, उत्तम, ये सभी क्या है, सुंदर का पर्यायवाची है। अगला है जिससे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए शब्द जो हो जाएगा दुष्कर होगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। यहां पे देख लीजिए, एक अली है और दूसरा अली है। एक अली है जिसमें छोटी ई का प्रयोग हुआ है, एक अली है जिसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर छोटी ई जो लगा हुआ है अली में, ध्यान रखिएगा, यह अली का अर्थ होता है भौरा, क्लियर है। और जिसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है सहेली, सहेली या सखी होता है, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप सभी, तो भौरा और सखी हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपमान में उपसर्ग है। उपमान में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहां लगता है, शब्द के आगे में लगता है, यानी कि क्रिया के आगे में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, अपमान है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एक उपसर्ग शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे हो गया प्रति, प्रति क्या है आपका, उपसर्ग शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, घबराहट में प्रत्यय है। तो आपको क्या बताए थे, क्रिया के जो अंत में लगता हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो घबराहट, आहट इसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आहट इसमें क्या है, प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। जैसे हो गया पढ़ाई, पढ़ाई में आई प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। अगला है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर क्या होगा, परमार्थ का संधि विच्छेद। तो ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो ये 1959 में मिला था, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी।